30 days. 30 days change in life in just 30 days. 30 डेज ही तो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, थोड़े से ज़्यादा हैं अगर संडे को निकाल दें तो यस, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज ही है हमारे पास अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एक बार फिर से उस मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। कमीशन ने पहले बोला कि एग्ज़ाम होगा आपका 6 और 7 सितंबर को, बाद ये पोस्टपोन हो गया किसी वजह से, और फिर ये रिशेड्यूल हुआ फॉर द डेट 28 एंड 29, और अब फिर से ये पोस्टपोन हो गया है मोर देन 1 मंथ के लिए। और जो न्यू डेट्स हैं वो है आपके नवंबर में 8 एंड 9 नवंबर, सैटरडे एंड संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। तो 30 डेज़ के आसपास ही है आपके पास। क्या ये 30 डेज़ सफिशिएंट है? वेल, यही रोना तो रोते रोते हम यहाँ तक आ गए कि सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है। जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था कि कब एग्ज़ाम होगा, तब हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि ऑब्वियसली टाइम कम मिला है एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, बट अब जो है वो सबके लिए सेम है। तो दैट टाइम वी हैव डिसाइडेड, मतलब हमारे स्टूडेंट्स और हमने ये डिसाइड किया कि मेन फोकस हमारा ओल्ड सब्जेक्ट्स पे रहेगा और न्यू सब्जेक्ट्स को हम डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, और हमारी क्लासेस भी चली हैं जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो मेंस की तैयारी हमने प्रीलिम्स के टाइम ही कर ली थी, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए हमने मेंस का बैच स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि टाइम कम था और उतने लिमिटेड टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स का आप रिवीजन करा देंगे, सारे सब्जेक्ट्स को आप टच करते हो, सारे न्यूमेरिकल्स करा देंगे उतने कम टाइम पे। आई रिफ्यूज टू टेक एनी मेंस बैच, बिकॉज जितना मैंने डिलीवर किया था प्रीलिम से पहले ही मेंस की तैयारी करा दी थी। तो अगर उतने कम टाइम में आप उतना ही होल्ड कर पाते तो बहुत बढ़िया था आपके लिए, आपको लीड मिलती डेफिनेटली, क्योंकि हमने प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की थी, हमने पहले से ही प्रिपरेशन प्रीलिम्स प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, राइट। तो लास्ट टाइम कमीशन ने बहुत कम टाइम दिया था प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा यही एडवाइस था सबसे कि भाई जितना आपने पढ़ा है आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में पिछला भी लूज अप कर दो। ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी लास्ट डेट तक, जो पिछला एक्सटेंशन हुआ था कि 28-29 को, तब तक के लिए स्ट्रेटेजी ठीक थी। लेकिन उस टाइम पर उन सब स्टूडेंट्स ने उतना तो प्रिपेयर कर ही लिया जो ओल्ड सिलेबस था, राइट। अब जो एडिशनल 30-40 डेज मिल गए हैं, इसमें अगर आपने पुरानी स्ट्रेटेजी को यूज किया तो आप पीछे हो जाएंगे मेरे दोस्त। हेलो, माय नेम इज़ विक्रांत, वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। बहुत दिनों के बाद आया मैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे थे एक्चुअली, जब से वापस से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। 30 डेज़ to 40 डेज़ के बीच में टाइम मिला है अप्रोक्स, तो इसको मैं 30 डेज़ ही मानता हूँ, 40 डेज़ नहीं मानता, क्योंकि 30 डेज़ में ही हम लोग प्रिपरेशन करें, उसके बाद तो 2 to 3 डेज़ पहले से एग्ज़ाम के हमें रिलैक्स हो जाना है ना। रिवीजन जितना भी है वो पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आज मैं आपके सामने आया हूँ इस बात को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि बोल रहे थे कि सर बताओ एक एक करके, मेरे पास, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को एक वीडियो लॉन्च करेंगे और सब तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो मैंने सुनी, और अब सॉल्यूशन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से बनता है वो मैं देने आया। अभी तक जो आपने प्रिपरेशन की है, मुझे पता है कि जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बाकी लोग शायद बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे या एवरेज कर रहे होंगे, आई डोंट नो, बट जहाँ तक मेरा कंसर्न है, जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, आप सबने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। आपको अपने आप को चीयर करना चाहिए, है ना। अपने आप को ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए, और आपको थैंक यू भी बोलना चाहिए खुद को कि आपने अब तक बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब कमीशन ने फिर से एक डिले दिया है, तो इस डिले को लूज नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि अब तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की थी एडिशनल सब्जेक्ट्स की, क्योंकि टाइम कम था तो सबके लिए कम था, सोम को आरसीसी, सोइल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई, स्टील स्ट्रक्चर, ब्रिज इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो, और दो दो बार, तीन तीन बार कोचिंग ले चुके यार आप, इसमें तो आपको दिक्कत आई नहीं ऑब्वियसली। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि आप
अपने उन कोर सब्जेक्ट को जरूर होल्ड करो, क्योंकि वो भी तो हैं आपके सिलेबस में, कुछ ऐड हुआ है पर ये कुछ कितना वेटेज रखता है। तो अगर अच्छे से एनालिसिस की जाए तो ये वेटेज कम से कम 30% कम से कम रखता है, 32, और ये इट मे गो एज हाई एज 40 to 45% ऑफ द टोटल एग्रीगेट मार्क्स। तो इन 30 डेज को आपको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल लूज नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके बराबर पहले ही आ चुका है। पहले ही आ चुका है मतलब जो ओल्ड सब्जेक्ट था भाई, अभी तो वो शार्प कर चुका है ना। अभी जो एग्जाम हेल्ड होने वाला था, उस एग्जाम के लिए तो वो प्रिपेयर था ही। मानता हूँ कि कुछ शायद एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया हो, जैसे सबकी वीकनेस है स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद पर्ट सीपीएम कोई पढ़ना नहीं चाहता। हाइड्रोलॉजी में कहाँ से पढ़े समझ में नहीं आता, हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड राउटिंग कुछ समझ में नहीं आता। इरिगेशन में डेल्टा, ड्यूटी, इसके अलावा कुछ पता नहीं है स्टूडेंट्स को। मेक माई पॉइंट्स, these 30 days can change your life. It's not a motivational video. मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ मैं, आपके इनर स्पार्क जगाने नहीं आया, बट मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इन 30 डेज के अंदर अगर आपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं किया तो अब आप रेस में पीछे हो जाएंगे। हो सकता है कि पहले आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अब ये 30 डेज में अगर आपने लूज किया और ध्यान नहीं दिया उन एडिशनल सब्जेक्ट्स पे जो आप छोड़ रहे थे, तो आप मेरे दोस्त पीछे हो जाएंगे। तो क्या करें इन 30 डेज में? 30 डेज में आप स्ट्रेटेजी बनाओ। पहले तो 10 डेज उन सब्जेक्ट्स के लिए रख दो, स्टार्टिंग के 10 डेज वो ओल्ड सिलेबस जिसमें आपकी कमांड 100% है, और आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे सोम के अंदर कोई एक आध टॉपिक है शेयर स्ट्रेस को लेके है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग को लेके है, या सर्वे में टेक्योमेट्री नहीं आ पा रहा है, सोइल के अंदर शेयर स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है, या फाउंडेशन का कोई पार्ट आपका वीक है, आप 10 डेज उनको शार्प कीजिए जिसमें आपकी 100% कमांड है, और बाकी 20 डेज उन सब्जेक्ट को असाइन कीजिए जिसमें आपकी कमांड पुअर है या आप वीक हैं जिसमें। ठीक है, तो आपको इन 30 डेज को पार्शियली डिवाइड करना है अलग अलग टॉपिक्स में। तो पुराने टॉपिक्स को आप कम टाइम देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में प्रिपरेशन कर रहे थे। जिनका सिलेक्शन गलती से हुआ है उनके लिए तो फिर वो सब चीज़ें नहीं है, उनको तो फिर अलग स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे तैयारी करें? 30 डेज में स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज करो। इसमें 80 और 20 इसका रेशियो चलता है बेटा। 80-20 रेशियो क्या है? कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। कितना पढ़ना है इससे ज्यादा ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज छोड़नी है। बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इररेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्लास में हम डिलीवर जरूर करते हैं क्योंकि उससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। राइट, दोज टॉपिक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स मोर डीपली, दे मेक यू टेक्निकली साउंड। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक को कैरी करना है, किसको छोड़ना है, ये सबसे पहले आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एक ही दिन दूंगा मैं, आरसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ लूं? आरसीसी में बेटा एमओआर पढ़ लो। आपको पता है घिसा पिटा क्वेश्चन पिछली बार भी यही में आया था, और इसको तो रिवाइज करने के लिए आपको 10 मिनट ही चाहिए, तो 10 मिनट से ज्यादा इसको देना नहीं है। क्या करें सर, बड़े बड़े फॉर्मूले, सॉरी, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के और 10 क्वेश्चन लगाए? ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। वन टॉपिक, वन न्यूमेरिकल, दैट्स इट। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सेम ही कंसेप्ट पे सेम डेटा को लेके करते रहोगे, टाइम वेस्टिंग है। स्ट्रेसेस निकालने के क्वेश्चन कर लो, डिजाइन का एक क्वेश्चन कर लो, बीम को खत्म करो। एडवांटेज लेना चाहते हो, टी बीम का एक क्वेश्चन करके चले जाओ, कॉलम डिजाइन कर लो। एडवांटेज लेना चाहते हो, हेलिकल पढ़ के चले जाओ। तो इस सबको कवर करने में कितना टाइम जाएगा? 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। 3 to 4 आवर्स में आरसीसी खत्म होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने आरसीसी तमीज से पढ़ी हुई है क्लास में। ये नहीं कि स्टार्टिंग से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्मार्ट रिवीजन में आपको पिकअप करना पड़ेगा किन पॉइंट, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कि सर्वे है, अब सर्वे में आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, बेवकूफ़ी है। सबको पता है कि या तो एरर का क्वेश्चन आता है चेन से,
या कंपास से आपका इंक्लूडेड एंगल्स, एक्सक्लूडेड एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल्स निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, या आपसे फोर बेरिंग बैक बेरिंग का छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है पार्ट्स में, ठीक है, या लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, लेवलिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक है यार, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा रिवाइज करने में, ठीक है। और अगर नहीं की है तो मैंने आपको बोला ना कि जिन सब्जेक्ट्स पे कमांड है उन सब्जेक्ट्स को 10 डे अलग से दे दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सर हाइड्रोलॉजी पढ़ने चले गए थे लास्ट में और सर्वे से लेवलिंग का क्वेश्चन गलत हो गया, या थ्योरी में आ गया कि प्लेन टेबल के लिए प्लेन टेबल सर्वे एंड मेथड ऑफ सर प्लेन टेबल में आप मेथड ऑफ सेक्शंस कितने हैं उसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखिए 10 मार्क्स के लिए, आपको आता ही नहीं है। या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था इस बार, सर बिल्डिंग मटेरियल नहीं दे तो मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, उसने अगर क्वेश्चन में पुटअप कर दिया या बोल दिया कि बताइए डिफेक्ट्स ऑन टिम्बर पे 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख दिया, राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिफेक्ट्स ऑन टिम्बर या डिस्कस ब्रीफली डिफेक्ट्स इन द टिम्बर। तो माय कंसर्न इज कि जो आपके ओल्ड सिलेबस थे, फिर से सुन लो, ओल्ड सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स थे उन सबको 10 डेज दो। अगर आपका प्रिपेयर है तो वेल एंड गुड, एक दिन फिर भी दो और नजर मार के देखो कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है रेलिवेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बाकी का टाइम आप डेफिनेटली एडिशनल सब्जेक्ट को देंगे, क्योंकि अब यही है जो आपको रेस से पीछे कर सकता है। क्योंकि जब टाइम नहीं मिला था तो किसी ने नहीं पढ़ा था इतना डिटेल से, हमारे स्टूडेंट्स ने फिर भी चलो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने प्रीलिम से जस्ट पहले सिलेबस खत्म किया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनको इसमें खास करके स्ट्रक्चर में या हाइड्रोलॉजी में उनकी बहुत ज़्यादा महारत हासिल होगी। तो उन स्टूडेंट्स को इस एरिया पे फोकस करना है, आप इसमें पीछे नहीं हो सकते क्योंकि आपका तो पुराना रेडी है, तो अब आपको सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। वन सब्जेक्ट वन डे, अगर आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रिपरेशन मतलब आपको लगता है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होना था मेंस में, क्यों पोस्टपोन हो गया ये, हाँ लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं मेरे जो वीक हैं, तो कोशिश करो कि एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करो। अब एक दिन में एक सब्जेक्ट कैसे होता है, कोचिंग में तो सर आप स्ट्रक्चर को पूरा एक महीने पढ़ाए थे, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा। वन सब्जेक्ट वन डे का मतलब है पिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। जो मैंने बोला ना कि आप 10 डेज पुराने सब्जेक्ट्स को देंगे, ओल्ड सिलेबस को देंगे, तो 10 डेज में आपके 10 सब्जेक्ट कवर होते हैं, 10 दिन में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप और ज़्यादा टेक्निकली साउंड हो जाएंगे कंपेयर compete करने के लिए, ठीक है। देन मॉक टेस्ट और जस्ट क्लास नोट प्रैक्टिस। लास्ट टाइम भाई मॉक टेस्ट मैंने नहीं कंडक्ट किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आपको क्लास में कराए हैं आपके नोट्स के अंदर है वो सफिशिएंट थे उतने लिमिटेड पीरियड में, क्योंकि 1 या 1.5 डेज में आपको वन सब्जेक्ट कवर करना था इंक्लूडिंग एडिशनल टॉपिक। ये रीजन था कि मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट नहीं किए थे, क्योंकि अगर आप उसी को रिवाइज करते उतने लिमिटेड टाइम में वो मोर देन इनफ था मेरे भाई, इसलिए नहीं गया था। अब क्या करें, अब क्लास नोट प्रैक्टिस करें या मॉक टेस्ट दें, ठीक। यहाँ पर दो बातें, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर आया और उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, तो मैं बोलूंगा पहले आप क्लास नोट्स को ही करें। क्लास नोट्स के अंदर थ्योरी के साथ साथ मेंस के लिए भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, उतना कर लोगे तब मेरे पास आना, तब मैं आपको दे दूंगा टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करो कि अब मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे, वहां पर परफॉर्मेंस आ रही है 150 में से 50 और बाकी टाइम इसमें जा रहा है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। मॉक टेस्ट वही देते हैं जिनकी प्रिपरेशन एटलीस्ट 50-60% हो यार, एटलीस्ट 50-60%, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 100% कोई नहीं पढ़ के जाता मीन्स। टॉपर का सिलेक्शन भी 70-80% सब्जेक्ट परसेंट सिलेबस कवरेज करके हो जाता है, लेकिन वो 70 और 80% टेक्निकली साउंड होते हैं उसमें। मतलब अगर उन्हें सर्वे पढ़ा है तो सर्वे से वो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे जो भी आए, ये नहीं कि सर्वे पढ़ा है लेकिन वहां से वही एरिया से क्वेश्चन आ गया जहां से मैंने पढ़ा नहीं था तो वो भी गया, ऐसे नहीं करना। इसलिए बोल रहा हूँ ना, पहले अपने ओल्ड सिलेबस पे ध्यान दें, 10 डेज और 20 डेज to 25 डेज बचेंगे, उसमें आप सेलेक्ट करो कि मेरे पास स्ट्रक्चर है,
मेरे पास हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। एक्चुअली मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को काउंट नहीं करता हूँ क्योंकि हमने तो यहाँ पे पहले ही पढ़ा दिया था, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही था हम लोग के लिए। स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, पर्ट सीपीएम, पर्ट एंड सीपीएम। अब 25 डेज में इसको कैसे प्रिपेयर करें? तो यार देखो, नया अगर सब्जेक्ट है तो सब नहीं पढ़ना है। जैसे स्ट्रक्चर है, अभी पूरा स्ट्रक्चर को मैंने 1 मंथ पढ़ाया आपको, अभी कैसे आप इसको 5 डेज में करोगे? तो क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। जैसे जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्लोप है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए था ना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर केबल्स हैं, केबल्स में टेंशन निकालना, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना। उसके बाद 3 हिंज आर्च पढ़ के जाना जरूर, 3 हिंज आर्च। ये 3 करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि फंस जाए क्वेश्चन। अगर स्ट्रेन एनर्जी नहीं करना चाह रहे आप, फ्रेम एनालिसिस नहीं करना चाह रहे, स्वे एनालिसिस नहीं करना चाह रहे, तो एटलीस्ट ये 3 टॉपिक तो करो। ये बहुत आसान भी है, इजीली हो भी जाएंगे। अगर आईएलटी कर सकते हो तो वो भी कर लेना, क्योंकि ये 4 ही टॉपिक है जहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने के लिए तो स्ट्रेन एनर्जी डायग्राम, सॉरी, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं स्ट्रक्चर से, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जाम में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको वही स्मार्टली टॉपिक्स को पिकअप करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप डिटेल से सब पढ़ते जाएंगे। अब जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, सर इसको कितना टाइम दे? अरे 1 से 2 दिन दो बस मैक्सिमम, 2 दिन एनफ है, ज़्यादा है हम एक मेथड पे, क्योंकि आपको इसका मेथडोलॉजी समझना है, ठीक है? उसके बाद स्टेप बाय स्टेप निकालना सीखना है। 2 क्वेश्चन लगाओगे, मेथड आ जाएगा। अब इतने कम टाइम में ऐसे ही करना पड़ेगा। चीटिंग तो करनी पड़ेगी ना, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जाओगे तो समय नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो मेंस को क्वालिफाई करना है जैसे भी, ठीक है? तो उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो मॉक टेस्ट वही दें, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट कभी खराब नहीं होते। मॉक टेस्ट वही दें लेकिन जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो अपने आप को जज करना चाहते हैं कि अभी हम किस लेवल पर, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमें और मैथ की जरूरत है, ठीक है? एंड द लास्ट, मेंस स्पेशल बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। क्लास ड्यूरेशन 3 to 4 आवर्स का रहेगा। इसमें मैं कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं सिखाऊंगा आपको, इसमें स्टार्ट करेंगे हम एडिशनल सब्जेक्ट से, जैसे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर। इस पर मेन फोकस रहेगा। यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से तो आप घर पे भी पढ़ ही सकते हो, बाकी डाउट्स को हम बता ही देंगे। लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा ज़्यादा प्राइम फोकस रहेगा एडिशनल सब्जेक्ट पे, ठीक है? तो आज मैं गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा ये जानने के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन प्राइवेट कोचिंग के लिए मुझे बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कि क्या मैं सच में आपकी हेल्प कर सकता हूँ लास्ट 30 डेज में? क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपके सिलेक्शन में? या अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो मेरे मेरे पास अभी तक की इंक्वायरी अप्रोक्सीमेटली 20 to 23 जैसी इंक्वायरीज हैं जो अभी डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं। तो अगर ये नंबर कुछ अच्छा हुआ, साउंड हुआ, तो मैं कॉमन बैच स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज देन सी। तो लिंक आपको अभी मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप गूगल फॉर्म पे जाके या मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9711115056 पे। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में अवेलेबल होगा, बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है? और कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई क्वेरी हो, आप बेझिझक, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, कैटलिस्ट के स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सबका वेलकम है कैटलिस्ट क्लासेस में, ठीक है? तो कुछ भी दिक्कत हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, किस टॉपिक को पढ़ना है किसको नहीं, तो प्लीज़ यू कैन शेयर विद मी योर वट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव, तो आई विल ट्राई टू रिजोल्व देम। थैंक यू।